मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों मैंने अपने इस यूट्यूब वीडियो का जो थंबनेल दिया है वो ये दिया है कि असल संविधान निर्माता एक ब्राह्मण BN राव। आखिर ये असल संविधान निर्माता को ये देश अब क्यों ढूंढ रहा है? असल संविधान निर्माता आखिर कौन है और उसके बारे में ये देश आखिर क्यों जानना चाह रहा है? उसकी वजह आखिर क्या है? मित्रों, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इस मंत्र का जाप इतना अधिक किया है कि इसके बाद जो अंबेडकरवाद की विचारधारा थी वो खुल करके बिल्कुल ज़मीन पर नज़र आने लगी। अगर मैं इतिहास में इसकी तुलना करूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आज़ाद ये लिखते हैं कि अगर महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना के कंधे पर हाथ नहीं रखा होता तो मोहम्मद अली जिन्ना कभी इतने बड़े नहीं होते कि मुसलमानों के नेता बन जाएं। ये जब महात्मा गांधी ने उनके ऊपर हाथ रखा, उनके कंधे पर, तो मुसलमानों को ये लगा कि जिन्ना कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम इतिहास की जो धारा है उसको देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इतने बड़े बहुमत के साथ देश में चुन करके आए तो उसके बाद जिस तरह से लगातार उन्होंने अंबेडकर का जाप शुरू किया, तो वो अंबेडकर जो कि एक बहुत ही छोटे वर्ग के लिए एक केंद्र बिंदु थे या आस्था का केंद्र थे, उनके बारे में लोगों ने जानना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। और लोगों को लगने लगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब कि अंबेडकर कोई बहुत बड़ी चीज़ है जिन्होंने कि संविधान का निर्माण कर दिया है। और यही वजह है कि इसके बाद फिर लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर कहें, अंबेडकर के बारे में पढ़ना शुरू किया। शुरुआत हुई तो हम सब लोगों ने भी अंबेडकर के बारे में, हम तो पहले से खैर पढ़ते ही थे, जानते ही थे, उनके विचार बहुत सारे हैं क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी एक पुस्तक है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। उस पुस्तक में उन्होंने इस्लाम का पूरा सच लिख दिया है, जिहाद की पूरी पोल खोल दी है। तो एक समय था कि हम सभी लोग राष्ट्रवादी जो थे, बड़े बड़े जो वरिष्ठ पत्रकार, वो सब जो है वो अंबेडकर को रेफरेंस के रूप में दिया करते थे। यानी धीरे धीरे अंबेडकर की स्वीकार्यता जो स्वीकार्यता थी वो पूरे एक समाज के अंदर बनती जा रही थी। लेकिन अचानक से लोगों को बहुत बड़ा झटका तब लगा जब असल में सामने आया कि दरअसल असल अंबेडकरवाद है क्या। और ये सच उस वक्त सामने आया जब धीरे धीरे एक बात जो है वो सामने आने लगी। और वो बात ये सामने आने लगी कि बहुत सारे जो अंबेडकर के समर्थक, जो दलित नेता थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उनको ब्राह्मणों की बेटियां चाहिए। मामले को लगातार लोग नजरअंदाज करते रहे कि समरसता बनी रहे। लेकिन मध्य प्रदेश के एक IAS संतोष वर्मा ने जब खुलेआम सरे मंच से बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि उसको अपने बेटे के लिए ब्राह्मण लड़की चाहिए और वो ब्राह्मण लड़की जब संबंध बनाए तभी आरक्षण खत्म हो। यानी एक तरह से देखा जाए तो सीधे सीधे ये एक बलात्कार की धमकी थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी महिला की मर्यादा के खिलाफ है कि कोई भी वर्ग जो है वो अपने पुरुषत्व को साबित करने के लिए या अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए अगर किसी दूसरे वर्ग की स्त्रियों को मांगना शुरू कर दे तो इसका मतलब कि ये बलात्कारी मानसिकता है। तो अंबेडकर के जो समर्थक थे, इनकी बलात्कारी मानसिकता धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी। इसके बाद IAS संतोष वर्मा ने जिस तरह से उसने बयान दिया, उसके बाद जिस तरह से सभा में जम करके तालियां बजाई गई, उससे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये जो अंबेडकरवाद है, और अंबेडकरवाद को लेकर के देखा जाए तो जो IAS संतोष वर्मा जो कि अंबेडकर के समर्थक हैं, उनकी जो बलात्कारी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के अंदर नजर आती है जो वहां पे तालियां बजा रहे थे। तो इसके बाद फिर आगे धीरे धीरे ये मांग और प्रमुखता से उठने लगी। इसके बाद आपने देखा किस तरह से रुचि तिवारी का प्रकरण हुआ, किस तरह से उनको घसीटा गया, किस तरह से उनको
परेशान किया गया, लिंचिंग की कोशिश की गई। इससे अंबेडकर वाद के जो समर्थक हैं उनकी जो मानसिकता है वो और पुष्ट हो गई कि हाँ ये क्या क्या कर रहे हैं, वो सच क्या है। और उसके बाद जिस तरह रुचि तिवारी को लेकर के रेप थ्रेट्स दिए गए और ये कहा गया रुचि तिवारी को लेकर के एक किसी भीम पार्टी के समर्थक के द्वारा, जो कि नीला फेंटा बांधा हुआ था, कि हम रुचि तिवारी को फलाने टोले में घुमाएंगे और वहाँ पे नचवाएंगे और वहाँ बोरी भर के पैसा देंगे। तो इससे जो अंबेडकरवाद के समर्थकों की जो बलात्कारी मानसिकता थी वो लगातार पूरे देश के सामने आ गई, खुल के आ गई। और पूरा देश इस बात को जान गया कि कहीं ना कहीं जो अंबेडकरवाद है, आखिर उसमें ऐसी कौन सी बात है जो कि इन लोगों को ब्राह्मणों की बेटियों के साथ जो है वो गलत करने के लिए बाध्य कर रही, मजबूर कर रही। और फिर इसके बाद कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए तो अंबेडकरवाद को लोग एक बड़ी चुनौती देश की एकता और अखंडता के लिए मानने लगे हैं। जिस तरह से गांधीवाद जो है वो देश की एकता, जिस तरह से गांधीवाद जो है वो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि वो अहिंसा की बात करता है, उसी तरह से अंबेडकरवाद जिस तरह से हिंदू धर्म के देवी देवताओं को 22 प्रतिज्ञाओं के नाम पर बहिष्कृत करता है और इसके बाद जिस तरह से वो एक वर्ग को अलग करने की कोशिश करता है, चरमपंथ की तरफ ले जाता है, उससे कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आती है कि अब अंबेडकरवाद भी इस देश के अंदर एक चुनौती की तरह से बन गया है। और ये चुनौती किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो कि पूरे देश को एक रखना चाहते हैं, जो जिहाद से लड़ना चाहते हैं। यानी एक तो जिहाद पहले से हमारे सामने बड़ी चुनौती थी, गांधीवाद की अहिंसा, एक कायरता जो सोच थी वो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी, और अब अंबेडकरवाद के रूप में एक और बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई है, जो कि मैं समझता हूं कि देश की जातीय एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आज अब लोग ये ढूंढने लगे कि आखिर क्या वाकई में अंबेडकर ही संविधान निर्माता थे। जब लोगों ने इस पर अध्ययन किया तो उनको एक गुमनाम चेहरा सामने आया, बहुत ही काबिल, बहुत ही योग्य, और जिसका योगदान वाकई में अंबेडकर से कई गुना ज़्यादा है, और जो वाकई में संविधान निर्माता है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे। जब लोगों ने रिसर्च करी, शोध करी, तो उनको पता चला कि अरे असल संविधान निर्माता तो BN राव हैं, जो कि कर्नाटक के मैंगलोर में उनका जन्म हुआ था और आज उनकी जन्म जयंती है। तो जब लोगों ने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि अरे असल संविधान निर्माता तो BN राव हैं। लेकिन BN राव का कहीं नाम क्यों नहीं लिया जाता? BN राव का नाम कभी इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि BN राव कभी भी किसी वोट बैंक का चेहरा नहीं बने। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जो है वो दलित वोट बैंक का चेहरा बने कि नहीं बने वो बात की बात है, लेकिन मोदी ने उनको एक चेहरा बना दिया कि साहब ये चेहरा है दलित वोट बैंक का। तो सिर्फ वोट बैंक के लिए अंबेडकर के नाम की माला लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जपते रहते हैं, अंबेडकर 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 करते रहते हैं। तो आगे जाकर के धीरे धीरे जब लोगों ने रिसर्च की तो पता चला कि भाई BN राव तो बहुत ही योग्य थे, और इतने योग्य थे कि खुद अपने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में अंबेडकर ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया कि उनका बहुत प्रमुख योगदान है इस संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान की प्रति पर, भारतीय संविधान के ऊपर जब तैयार होने के बाद जब राजेंद्र प्रसाद उस पर साइन कर रहे थे, पहला साइन उनका जब हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने BN राव को याद किया और कहा, और दो शब्द इस्तेमाल किए, ज्ञान और पांडित्य। उन्होंने कहा कि इस संविधान के निर्माण में BN राव के ज्ञान और पांडित्य की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व BN राव जो कि आप सोचिए कि जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे, और चाहते तो प्रधानमंत्री के पद पर लंबे समय तक रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया 6-7 महीने के बाद में, और यह कहकर इस्तीफा दिया कि जो हरि सिंह है उनसे, उनके विचारों से वो सहमत नहीं है या उनसे उनकी बन नहीं रही है। इतना स्वाभिमान उन व्यक्ति के अंदर था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुई, और जो उनके जीवन का सबसे आखिरी, अगर देखा जाए तो उनके जीवन का सबसे सर्वोच्च शिखर
जो उनका जीवन का आखिरी पद था वो ये था कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है हेग में, उसके जज रहे वो। ये उनकी सबसे बड़ी आखिर की उनकी जो कामयाबी थी। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हाथी पर बैठ के आया और हाथी पर बैठ के इस जीवन से गया, पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन हमेशा के लिए बिताया। लेकिन संविधान सभा में या संविधान के निर्माण में उनकी जो भूमिका थी वो सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ क्यों थी, इस बारे में आज चर्चा करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक हो चुका है। क्योंकि जो अंबेडकरवाद के समर्थक हैं, जो कि सरेआम खुले मंचों से ब्राह्मणों की बेटियों के साथ में गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं, तो उन लोगों को आईना दिखाने के लिए जरूरी है कि यह बताया जाए कि आखिर असल संविधान निर्माता आखिर कौन है। तो 1946 में जब यह तय हो गया कि अब भारत को आजादी दी जानी है, उसके बाद भारत के अंदर एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए और पहले इसमें 350 के करीब शायद सदस्य थे, और बाद में जब ये पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो बहुत सारे जो लोग थे पाकिस्तान चले गए, तो इसमें फिर 299 संविधान सभा के सदस्य बचे। इन सब लोगों को मिलकर के संविधान का निर्माण करना था, और इस पूरी की पूरी संविधान सभा के जो संवैधानिक कानूनी सलाहकार थे वो कौन थे? वो बी.एन. राव थे। यानी आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति किसी अपने जीवन में एक बड़े व्यक्ति का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का या रक्षा मंत्री का सलाहकार बन जाता है तो उसको भी अपने जीवन की उपलब्धि मानता है। लेकिन सोचिए आप कि भारत के 299 जो उस वक्त के सबसे सर्वश्रेष्ठ दिमाग थे, उन 299 लोगों की संविधान सभा का जो कानूनी जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। क्या यह अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि है? यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस बात का प्रमाण है कि उनकी योग्यता कितनी बड़ी थी। 1948 में, फरवरी 1948 में उनको ये काम सौंपा गया। 1946 के बाद जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसके बाद उनको ये कहा गया कि आप दरअसल कानून को जानते हैं, संविधान को समझते हैं। जब पूरे देश में एक रिसर्च शुरू हुई कि आखिर किससे संविधान लिखवाया जाए, आखिर किसको तय किया जाए कि भाई ये संविधान का प्रारूप तय करेंगे, ये संविधान का पहला ड्राफ्ट तय करेंगे, तो उस समय सबकी निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति पर गई, और वो व्यक्ति थे बी.एन. राव। तब अंबेडकर पर निगाह नहीं गई थी। किस पर निगाह गई थी? बी.एन. राव पर निगाह गई थी। क्यों गई थी बी.एन. राव पर निगाह? क्योंकि बी.एन. राव कानून के इतने बड़े जानकार थे, दुनिया में कानूनी पेचीदगियों के इतनी उनको समझने में महारत हासिल थी कि अंग्रेज भी उनसे प्रार्थना करते थे कि आप हमको सलाह दीजिए। कई तमाम ऐसे कानून जो अंग्रेज बनाते थे दुनिया भर में, उनमें वो कई मसलों पर आकर के बी.एन. राव से सलाह मशवरा करते थे। इस तरह की बुद्धिमत्ता का लेवल जो था वो बी.एन. राव का था, जिसके बारे में लोग नहीं जानते। इसीलिए सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि बी.एन. राव जो है वो देश के संविधान का जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करेंगे। इसके बाद फिर बी.एन. राव ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। कई बड़े बड़े देशों की उन्होंने विदेश में यात्राएं की। ना सिर्फ उनके संविधान का अध्ययन किया, बल्कि वहां पे जो कानूनी विशेषज्ञ थे, जो संवैधानिक विशेषज्ञ थे, उन सबसे भी उन्होंने बातचीत की, उन सबसे भी उन्होंने पूरा जो है वो उसका अध्ययन किया। और इसके बाद वो भारत लौट कर आए, और इसके बाद उन्होंने भारत के संविधान के मतलब जो पूरा समझ लो आपकी जितने भी उसमें आज अनुच्छेद हैं, उनमें से 80% जो अनुच्छेद लगभग हैं वो पूरे के पूरे उनके लिखे हुए हैं, बी.एन. राव के लिखे हुए हैं। और इसके बाद जब उन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया तो वो जो ड्राफ्ट था, पहला ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट जो था वो फिर इसके बाद संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के पास गया। संविधान की इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, जिनमें से एक जो है वो डॉक्टर अंबेडकर थे, जिनको की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी समझिए कि देश का 80% संविधान जो है वो एक व्यक्ति बी.एन. राव ने लिख दिया। एक व्यक्ति ने देश का 80% संविधान लिखा, और इसके बाद फिर 20% संविधान जो है वो देश के 7 लोगों ने मिलकर लिखा, और उन 7 लोगों में एक व्यक्ति जो थे वो अंबेडकर थे। यानी अगर हम उस 20% हिस्से को अगर हम 7 से भाग कर दें तो शायद अंबेडकर का योगदान इसका मतलब 3% आ जाता है फिर।
यानी कि संविधान की पूरी ड्राफ्टिंग में जो अंबेडकर का योगदान है वो मुश्किल से 3%, 4%, 5%, अधिकतम 10%, इससे ज्यादा मान नहीं सकते। लेकिन लोगों ने क्या किया, वोट बैंक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने और तमाम जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अंबेडकर के नाम की इतनी माला जपी कि लोग ये भूल ही गए कि आखिर असल संविधान निर्माता है कौन। असल संविधान निर्माता तो बी एन राव है। और इसीलिए हर मौके पर जब भी संविधान को लेकर के, उसको निर्माण को लेकर कोई विशेष बात होती थी तो उसमें कोई भी कानूनी विवाद होता था तो उसमें जो सलाहकार की भूमिका थी वो हमेशा बी एन राव की रहती थी। और इसके बाद बी एन राव, सोचिए आप कि कितने सादगी पसंद व्यक्ति थे कि उन्होंने इस संविधान को लिखने के लिए एक पैसा भी वेतन उन्होंने किसी से नहीं लिया। किसी से उन्होंने एक पैसे का वेतन नहीं लिया। उन्होंने अवैतनिक रह करके काम किया। और जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपने वेतन क्यों नहीं लिया, आपने अवैतनिक रूप से काम क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैं संविधान लिख रहा हूं तो ऐसा ना हो कहीं कि मैं किसी से अगर पैसा लूं तो लोग ये कहें कि फलाने के फेवर में आपने संविधान लिख दिया है, इसीलिए हमने इसमें किसी से एक पैसा नहीं लिया। संवैधानिक सलाहकार की भूमिका में, जब वो संविधान सभा के सलाहकार की भूमिका में रहे तो भी कितनी कानूनी पेचीदगियों को उन्होंने सुलझाया, लेकिन तब भी उन्होंने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। मित्रों, यह होती है असली महानता, इसे कहते हैं श्रेष्ठता। लेकिन इस श्रेष्ठता को, इस महानता को भुला दिया गया। आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं उनके जीवन में क्या क्या बड़ी बड़ी बातें रही। 1949 के बाद जो भारत की सरकार थी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंदर अपने प्रतिनिधि के तौर पर बी एन राव को नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र के अंदर बी एन राव ने अपना काम शुरू किया। वहां पे जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, जहां जिसमें शामिल होने के लिए आज भी लोग लालायित रहते हैं, उस जो सुरक्षा समिति होती है उसमें भी, सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जो है वहां पे बी एन राव रहे। और बी एन राव जब कोरिया वॉर शुरू हुआ 1950 से 1953 के बीच में, उस वक्त भी जो कोरियन वॉर था उसको सुलझाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको सुलझाने के लिए जो है उस समस्या को जो कमेटी बनाई गई थी उसमें भी बी एन राव एक मेंबर थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां पे, जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, नहीं बताई आपको। आप देख रहे हैं ये कौन है? मैंने यहां पे इनकी ये एक प्रतिमा लगा रखी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और कहा यह जाता है कि ये वल्लभ भाई पटेल इस देश के निर्माता है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने देश के अंदर 500 से ज्यादा जो रियासतें थी, रजवाड़े थी, गृह मंत्री के रूप में उन्होंने इनको जोड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं जानते इस बात को, जिनको नहीं पता, उनको ये बात जाननी चाहिए कि जब इन 500 रियासतों को भारत के अंदर जोड़ा जा रहा था तो उसकी भी एक कानूनी ड्राफ्टिंग हो रही थी। उसका भी कानून लिखा जा रहा था कि रियासत यहां पे आ रही है, शामिल हो रही है, तो वो क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या बातें होंगी। लोगों को नहीं पता कि उसके भी जो ड्राफ्टिंग जो कर रहे थे वो भी बी एन राव थे। यानी कि 500 से ज्यादा जो रियासतें थी भारत की, उसको भी भारत में विलय कराने में कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो बी एन राव का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। आप सोचिए, इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा नाम जिनका है, जो वास्तव में जिन्होंने 80% संविधान की रचना की, संविधान की ड्राफ्टिंग की, उनको इस तरह से भुला दिया गया। और शायद हम लोग कभी इसके बारे में जानते भी नहीं, हम लोग कभी इस बारे में लालायित भी नहीं होते। अगर ये जो अंबेडकर के समर्थक हैं, अगर इन्होंने अपने असली चेहरा नहीं दिखाया होता, अगर अंबेडकरवाद के समर्थकों का असली वो चेहरा जो कि आज सड़कों पर नजर आ रहा है, जिसमें कि खुलेआम देश की बेटियों को मांगा जा रहा है, अगर ये घटना ना हुई होती तो शायद हम लोग भी ये समझते कि क्या है। लेकिन आज जो हम सच समझ रहे हैं वो सच हमें समझना चाहिए और हमें बी एन राव के प्रति अपनी जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो उनको देनी चाहिए। आज उनका जन्म जयंती है और इस मौके पर मैं उनको भावभीनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आप सभी से प्रार्थना है कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।